संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे थोड़ा सा इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले, ऐसा संभव नहीं है। आज कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जा सकता है, क्या तस्वीर बदल सकती है, उसके बारे में बताएं। दोनों पार्टियां जो मुख्य चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी पार्टी, दोनों अपने अपने खेमे में जबरदस्त तरीके से मजबूती के साथ अपने उन सारे मतदाताओं को यह बताने में कामयाब रह रही है कि इस बार परिवर्तन होना है या इस बार परिवर्तन नहीं होना है। सवाल यह है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक की जहां तक बात हो रही है, ममता बनर्जी यदि लगातार इस बात को उठा रही है कि देश के उन तमाम एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, सवाल तो ये भी है कि यदि आप राज्य सरकार के एजेंसियों को या राज्य सरकार के पर्यवेक्षक को निष्पक्ष नहीं मानते हैं, तो ममता बनर्जी फिर केंद्र के उस पर्यवेक्षक को निष्पक्ष कैसे माने? सवाल दोनों तरफ से है। यदि आप राज्य सरकार के उन एजेंसियों पर प्रश्न खड़ा करते हैं, तो वो केंद्र सरकार की एजेंसियों पर प्रश्न खड़ा कर रही है। दोनों को मिला करके एक साथ चलने की जरूरत है। सरकारें किसी की भी आए और जाए, लेकिन कम से कम संवैधानिक संस्थानों का इकबाल बना रहना चाहिए, उस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर चुनाव हो, यह भी हम चाहते हैं, लेकिन होते हुए दिखना भी चाहिए। जिस तरह से पर्यवेक्षक, इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक के तौर पर गए व्यक्ति ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह से क्षेत्र विशेष में जाकर के लंपटबाजी की, निश्चित तौर पे प्रश्न तो खड़ा करेगा ही राज्य सरकार। सीधा राज्य सरकार का मानना है कि केंद्रीय एजेंसियों के बहाने आप पूरे बंगाल को एक तरह से कब्जे में लेकर के और जो चाहते हैं वही आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं। अब देखना यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। हाई कोर्ट ने तो एक सिरे से खारिज कर दिया इसको। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये है, और महत्वपूर्ण ये भी है कि ये भी हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बंगाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन के समय कोई बहुत बड़ा रक्तपात या हिंसा या कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। इसके लिए इलेक्शन कमीशन बधाई का पात्र है। लेकिन यह भी सही है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जितने बंगाल में अधिकारियों और या प्रशासनिक अधिकारियों की फेरबदल हुई। आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में उस मात्रा में अधिकारियों का फेरबदल हो पाता है क्या? शायद ना हो। ये भी हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जिस भाषा का इस्तेमाल करती रही लगातार, निश्चित तौर पर राज्य सरकार के लिए वो चुपने वाली बात थी। तो ये तमाम संजीव जी, देखिए कई सारे मुद्दे हैं जो टीएमसी उठा रही है। देखिए, चाहे एसआईआर की आप बात कर लीजिए या अधिकारियों के तबादले की बात कर लीजिए, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं टीएमसी भी ये समझ रही है, मुख्यमंत्री का खुद पोलिंग बूथ पर पहुंचना ये बता रहा है कि अब राजनीतिक तस्वीर वैसी नहीं रही जैसे कभी हुआ करती थी, जैसे 2011 के बाद से बनी हुई थी। देखिए, दोनों पार्टियां ये बात समझ रही है। टीएमसी भी ये बात समझ रही है कि बंगाल का जो इतिहास रहा है, यदि एक बार सत्ता परिवर्तन हो जाए तो बहुत जल्दी परिवर्तन होने की संभावना नहीं रहती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल वाली बात होती है वहां पे। 15 साल ममता बनर्जी लगातार जमी हुई है। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर ये लूज नहीं करना चाहती है इलेक्शन। यदि एक बार ये इलेक्शन हाथ से या चुनाव हाथ से यदि फिसल जाए, तो फिर ममता बनर्जी भी कभी वही उसी स्थिति में रहेगी। ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इलेक्शन में जिस तरह से 3 सीटों से 77 सीटों का एक जमीन तो तैयार कर ही दिया है। यदि ममता बनर्जी को इस बार शिकस्त नहीं देते हैं, जिस तरह की घेराबंदी, जिस तरह से स्टार प्रचारक, जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का दौरा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता, मतलब कि कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि जैसे कि केंद्र बनाम राज्य का चुनाव हो, तो उस तरह से पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में जितने तीर थे वो सारे झोंक दिए उसने। भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो दोनों तरफ से लगातार जोर आजमाइश है, लेकिन आंकड़े अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुश्किल यही है, क्योंकि कुछ ऐसे इस तरह के विश्लेषण है कि जिसकी वजह से लगता है कि टीएमसी वहां पर भारी होती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं की चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है, पुरुषों की अपेक्षा में 2% के आसपास पे ज्यादा उन्होंने मतदान किया है। और महिलाओं के वोट के बदले में हमने देखा है कि बिहार में कि जिस तरह से ठीक इलेक्शन से पहले 10,000 रुपए उसके खाते में डाले गए, सारी महिलाएं घर से बाहर निकली और खुद ही नहीं निकली, अपने परिवार के सदस्यों को भी निकाली और कही कि 10,000 अभी मिला, 1,90,000 अभी बाकी है, जाकर के इसी पार्टी को वोट। बहुत व्यापक असर पड़ा। असम में हमने देखा तमाम 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए डाल दिए गए अरुणोदय योजना के तहत। तो जब यहाँ बंगाल में, असम में, अन्य स्टेट में इस तरह से महिला जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो डाले गए पैसे यदि वो असरदार हो सकता है, तो वेस्ट बंगाल में कैसे नहीं हो? वेस्ट बंगाल की सारी महिलाओं को ममता बनर्जी 1,500 रुपए उसके खाते में डाल रही है। जो पिछड़े वर्ग की है उसको 1,700 रुपए डाल रही है। बच्चों की शादी के लिए 2,500 रुपए डाल रही है, पढ़ाई के लिए डाल रही है। तो ये, हालांकि इस ट्रेंड को हम सही नहीं मानते, ये गलत बात है।
रुपये बांटना महिलाओं को सशक्त करे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किसी भी स्टेट में जिस स्टेट की सरकार होती है उसके लिए बड़ा आसान होता है कि हम तुरंत बांट देते हैं। विपक्षी पार्टियां वहां क्या करेंगी? विपक्षी पार्टियां तो जाएंगी, दुगुना देने के लिए भी वो वादा करेंगी, तो वादा है, जीतेंगे तब तो आप देंगे। लेकिन जो पार्टी पहले से वहां पे है वो पहले से ही दे दी, बिहार में पहले दे दी, असम में पहले दे दी, उसी तरह से बंगाल में भी पहले से दे दी ममता बनर्जी। तो ये पैटर्न सही नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक नहीं मानता। संजीव जी, लेकिन देखिए दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो इस बार का अगर वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल देखें तो वो पिछले हर बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा रहा है। 92-93% दोनों फेज में वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ हमने देखा कि महिला वोटर बड़ी संख्या में इस बार निकला है, हालांकि आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा वोटिंग परसेंटेज होना, हालांकि बंगाल में हमेशा अच्छा मतदान होता है लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, पिछले कुछ इलेक्शन का ये पैटर्न निकाल के देखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जब ज्यादा बम्पर मतदान हो या मतदान का प्रतिशत ज्यादा हो तो सत्ता बदल ही जाए। कई जगहों पिछले इलेक्शन में हमने देखा है कि ज्यादा मतदान होने के बावजूद सत्ता नहीं परिवर्तन हुआ है, रिपीट हो गई है सत्ता। तो ये इस बात के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि सत्ता परिवर्तन की आंधी है। सबसे मुश्किल यह है कि बंगाल में इस बार जो साइलेंट वोटर है, मैं संजीव जी रोकना चाहूंगी, लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक अपडेट हमें मिल रहा है, डायमंड हार्बर के बूथ नंबर 243 में हंगामे की खबर सामने आ रही है। रीपोलिंग के दौरान ईवीएम खराब होने पर हंगामा हुआ है। डायमंड हार्बर के एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग रुक गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दे, सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है डायमंड हार्बर के बूथ नंबर 243 से खबर, जहां हंगामा हो रहा है। रीपोलिंग के दौरान ईवीएम खराब होने पर हंगामे की तस्वीर वहां से निकल कर आ रही है। डायमंड हार्बर के एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग रुक गई है, जिसके बाद वहां पर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें, दोबारा से कुछ इलाकों में वोटिंग कराई जा रही है डायमंड हार्बर के, जिसमें 4 बगरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग है। अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बूथ नंबर 243 पर, डायमंड हार्बर का ये बूथ नंबर है, जहां रीपोलिंग के दौरान ईवीएम खराब हो गई है और उसके बाद हंगामा वहां पर हो रहा है। एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग रुक गई है, जिसके बाद वहां जो मौजूद लोग हैं वहां हंगामे की खबर सामने आ रही है। आपको बताएं, रीपोलिंग कुछ इलाकों में हो रही है, जिसके बाद ये खबर सामने आई। तो पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा से वोटिंग हो रही है और एक बूथ पर फिर से हंगामा हुआ है और ईवीएम खराब होने के बाद वहां लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। संजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, देखिए, इस तरीके की खबरें पहले भी आई, गड़बड़ी की खबर सामने आई, हंगामा हुआ और उसके बाद रीपोलिंग कराई जा रही है कुछ सीट पर। अब एक बार फिर से वैसी ही कुछ तस्वीर बनती हुई। हाँ, देखिए, बंगाल में अभी तक तो हमने नहीं देखा था कि रिपोलिंग कराने की नौबत आई हो, जो भी एक बार में निपट गया। लेकिन एक बात तो महत्वपूर्ण है, ये जिन 15 बूथों पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है या जो दक्षिणी बंगाल की जो सीटें हैं, इसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे मुस्लिम बहुलता के साथ है या अल्पसंख्यक समाज जिसको हम बोलते हैं। और ममता बनर्जी के लिए वो मुफीद वातावरण तैयार करते हैं, वोट भी देते हैं वो। तो निश्चित तौर पे इस बात को लेकर के भी ममता बनर्जी के अंदर बेचैनी होगी, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर बेचैनी होगी। आप देख रहे हैं किस तरह से भर भर के लोग लाइन लगे हुए हैं, सर पर दुपट्टा बांधे। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं, जो दृश्य सामने दिखाई दे रहा था कि वो किस तरफ झुकाव रखने वाले लोगों की संख्या है। तो निश्चित तौर पे ये कांटे की चक्कर है, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों के प्रतिनिधि से या यदि आप बात करेंगे तो वो सीधे एक लाइन में कहते हैं कि 100% हमारी जीत है, और वो भी कहते हैं कि 100% हमारी जीत है। लेकिन ये कांटे का कुछ कहा नहीं जा सकता है। वोटर बड़े चालाक हैं। वेस्ट बंगाल के वोटर जो है वो एकदम चुप्पी साधे हुए आज के वक्त में। आप उनसे किसी भी बूथ पर जाके आप एक बार बुलवाने का प्रयास कीजिए कि बदलाव के लिए वो इलेक्शन दे रहे हैं, वर्तमान में जो सरकार है वो बेहतर कर रही है उसके लिए इलेक्शन दे रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो सीधे बोल रहे हैं कि बंगाल की बेहतरी के लिए हम वोट दे रहे हैं। आप उनके बात से अंदाजा नहीं लगा सकते। जहां तक कुछ एग्जिट पोल वाले जो हैं वो उटपटांग तरीके से, उस पर तो हम यकीन ही नहीं करते। कई एग्जिट पोल वाले तो ऐसे हैं कि उनके पिछले रिकॉर्ड को केवल निकाल करके मिलान कर दिया जाए तो फिर वो उस पर भरोसे के लायक वो नहीं रहेंगे। वो सारे एग्जिट पोल इसी में है जो पिछली बार में 250 से ज्यादा 200 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें दे रहे थे, वो इस बार भी सर्वे कर रहे हैं। एक तो ऐसा भी एग्जिट पोल था जो लगभग 250 सीटें
भारतीय जनता पार्टी को दे रहा था, हम्म। और जो उसके कर्ता धर्ता थे वो आज राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हवा बनाने की कोशिश है, और इस हवा से भी कुछ, क्योंकि प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला तो ईवीएम में बंद हो चुका है, उसमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब देखना यह है कि जो साइलेंट वोटर है, जिसने चुप्पी साध रखी है, जो महिलाएं घर से निकली, वो महिलाएं सचमुच में भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम वायदों को देख करके घर से निकली, या जो लाभ उन्हें मिल रहा था उसको देख करके निकली? क्या बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता का सवाल जो ममता बनर्जी लगातार उठाती रही, वो उसमें कामयाब हुई? या भारतीय जनता पार्टी ने जो एक गुंडा राज के बारे में प्रयास किया वो सफल रहा? तो ये बड़ा दिलचस्प है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बड़े बड़े दिग्गज इस बात अंदाजा लगाने में सक्षम नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये मतदान जिस तरह से लोगों ने घरों से बाहर निकल के मतदान दिया है, महिलाएं निकली है, निश्चित तौर पे ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और किसी तरह की कोई घटना नहीं होना, हम लाख आलोचना करते हैं लेकिन किसी तरह की कोई घटना नहीं होना, कि कोई अप्रिय सूचना नहीं। बनस्पत इससे पहले के इतिहास जो देखे हैं हमने, वो रक्त रंजित इतिहास रहा है राजनीति के मामले में बंगाल का। बगैर खून खराबे के तो वहां संभव ही नहीं है चुनाव, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। लोग निडर होकर अपने घर से निकले। अब कौन किसके पक्ष में, बिल्कुल, ये तो नतीजे 4 तारीख को साफ हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल संजीव जी मेरा ये, जब भी रीपोलिंग कराई जाती है किसी भी जगह पर, तो क्या उतना ज्यादा लोग घरों से निकलते हैं मतदान करने के लिए जितना वो पहली बारी में निकले थे, या उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है? क्या उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रह पाती है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी, लेकिन ये निर्भर करता है कि जिस क्षेत्र के जो प्रत्याशी है, उस क्षेत्र के जो पार्टी है, उसकी दावेदारी किस तरह की है, उसके आधार पर ये निर्णय निर्भर करता है। आप देख रही हैं कि लोग घर से निकले हैं, वाकई निकले हैं, और वो लाइन में लगे हैं, कतारों में लगे हुए, वो वोट देना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। और वो अब किधर जाएंगे हमें, मैं खुद कह रहा हूं कि हमें पता नहीं है, लेकिन वोटिंग का प्रतिशत लगभग कमोबेश वही रहेगा। आपने अभी दिखाया वो दृश्य, देखिए कि महिलाएं किस तरह से कतार में लगी हुई है, पुरुषों की बात आप छोड़ दें। तो जाहिर सी बात है कि महिला वर्ग इस इलेक्शन में भी, बंगाल के इलेक्शन में भी बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर रहने वाला है। अब देखना यह है कि ये किधर बटन दबाते हैं। बिल्कुल, उसका इंतजार तो संजीव जी लगातार ही है। बहरहाल रीपोलिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक घटना वहां से सामने आई है, ईवीएम खराब होने के बाद हंगामे की तस्वीर वहां देखने को मिल रही है। डायमंड हार्बर के पोलिंग बूथ पर वोटिंग बहरहाल रुक गई है, कुछ ही देर में संभवतः सुचारू हो जाएगी। संजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी देखिए, जिस तरीके से वोटिंग हुई, एसआईआर का मुद्दा उठाया, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहा, और बीजेपी की इतनी बड़ी कैंपेनिंग, और खासतौर पर अगर भवानीपुर की सीट की हम बात करें तो नंदीग्राम जैसी स्थिति क्या यहां पर बन सकती है इस बार की वोटिंग को लेकर? आपको क्या लग रहा है? पर्टिकुलर उस सीट की मैं बात कर रही हूं। कुंजन, चुनाव परसेप्शन का खेल होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने यह अपने मतदाताओं को समझाने का प्रयास किया है कि हम घर में घुस के आपको चुनौती दे रहे हैं। भवानीपुर से जाकर के लड़ना भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं का, और देश के प्रधानमंत्री का वहां जाकर के चुनावी रैली करना, और तमाम बड़े बड़े नेताओं का, ये दिखाता है कि इस बार हमने आपको चारों तरफ से घेर रखा है और घर में चुनौती दे रहे हैं। अब इस चुनौती का असर क्या पड़ता है, सचमुच में ये रिएक्ट कैसे करते हैं वहां की जनता? क्योंकि ममता बनर्जी लगातार, एसआईआर के बारे में आप जो बात कर रही है, कि एसआईआर, मेरा भी व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि होना चाहिए एसआईआर। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि उस वोटों के मतदाता सूची को यदि शुद्ध करने की प्रक्रिया है, तो वो होना चाहिए। किसी भी बाहरी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, घुसपैठिया हो, रोहिंग्या हो, किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए हमारे यहाँ के जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन पर हकमारी करने का कोई अधिकार नहीं है। उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। जो लोग मिलते हैं उनका भी नाम कटना चाहिए। किसी व्यक्ति का 2 जगहों पे नाम है, उसका भी नाम कटना चाहिए। लेकिन जब बहुतायत मात्रा में नाम कटे और सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया, तो उसके बदले में जब भारतीय जनता पार्टी कूद गई सामने से, और वो ये बात कहने लगी कि ये सारे उनके वोटर थे जिसके नाम कटे, इसके वजह से इनको परेशानी है। अब जब खुलेआम ये बात कह रही हो कि आपके वोटर थे, आपके नाम कटे, उसके नाम कटे इसलिए आपको परेशानी है, तो जाहिर सी बात है कि आपने जानबूझ के काटा सामने वाले के वोटर का नाम। तो ये राग यहाँ से पैदा हुई, यहाँ से ये कंफ्लिक्ट पैदा हुआ, यहाँ से ये संदेह का वातावरण पैदा हुआ। होना चाहिए कम समय में, इलेक्शन कमीशन के पास पर्याप्त वक्त था, कम समय में अफरा तफरी के माहौल में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप एसआईआर को लेकर कूद गए? पहले से कर लेते।
2 महीने 4 महीने 6 महीना समय लेते हैं आप, लेकिन बहुत सीमित समय में अभी भी बहुत सारे लोगों के नाम इधर से उधर है, कहीं पेंडिंग है। वो सारे लोग अभी तक तो हमने यही देखा था बचपन से कि जब हम जवान हुए, वोट देने के लायक हुए, हमने देखा था कि डुगडुगी बजा बजा के कमीशन हर चुनाव में ये बात कहती थी कि एक भी मतदाता छूटने ना पाए। आप यदि वोट देने का अधिकार रखते हैं, आपकी उम्र हो गई है तो आपका वोट होना चाहिए। लेकिन ये वोट काटने की बात हो रही है और कई लाख, हजारों में नहीं कई लाखों में काटने की बात हो रही है और शिकायत हो रही है। मरे हुए लोग कोर्ट में पहुंच रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया, मृत हो गया है। तो ये सब हालांकि ये प्रक्रिया हम ये नहीं मानते कि इसकी वजह से सब पर प्रश्न खड़ा कर दिया जाए, लेकिन पर्याप्त समय यदि आप लेके करते, ईमानदारी से करते, दोनों पक्षों को लेकर करते, तो ये कम से कम कंफ्यूजन न पैदा होती। ठीक है, चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में रिपोलिंग चल रही है और 7 बजे तक मतदान होगा। रिपोलिंग के बीच में एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग रुकी है, ये खबर सामने आई है। इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।